नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर नॉवेल पर बात करने वाले हैं, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का द ग्रेट गैट्सबी। हाँ, 1925 में आई थी ये किताब। और मतलब जैज एज को समझने के लिए तो इसे पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसी नॉवेल का एक काफ़ी डिटेल क्रिटिकल रिव्यू है, तो कोशिश यही रहेगी कि इस रिव्यू से जो भी खास बातें हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें निकाला जाए, ताकि इस क्लासिक नॉवेल का जो एसेंस है, जो रूह है, वो समझ आए। सही है, तो वे शुरू करते हैं। हाँ। तो कहानी है 1920s की, जिसे रोरिंग 20s भी कहते हैं। मतलब वो दौर जब अमेरिका में पैसा, पार्टियां, सब जोरों पर था। बिल्कुल। कहानी सुना रहे हैं निक कैरावे। येल से पढ़े हैं, वर्ल्ड वॉर 1 देखा है, और वो न्यूयॉर्क के पास लॉन्ग आइलैंड में वेस्ट एग नाम की जगह पर एक छोटा सा घर लेते हैं। और उनकी ठीक बगल में कौन रहता है? वही मिस्टीरियस करोड़पति जे गैट्सबी, जिनकी शानदार पार्टियों के चर्चे हर तरफ हैं। मतलब जबरदस्त पार्टियां होती थीं। हाँ, लेकिन वो पार्टियां सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं थीं, है ना? उनका एक छिपा हुआ मकसद था। हाँ। क्या? गैट्सबी असल में अपनी पुरानी प्रेमिका डेजी बुकानन का ध्यान खींचना चाहता था। और डेजी जो है वो निक की कजिन भी है। अच्छा। हाँ, और डेजी की शादी हो चुकी है टॉम बुकानन से, जो बहुत अमीर है लेकिन साथ ही काफी एरोगेंट, मतलब अहंकारी किस्म का है। ओके। और बस यहीं से कहानी की जो परतें हैं वो खुलना शुरू होती हैं। प्यार, पैसा, पुरानी हसरतें, समाज के नियम, सब उलझ जाता है। तो ये रिव्यू फिर किन बड़े आइडियाज पर फोकस करता है? सबसे पहला तो शायद अमेरिकन ड्रीम ही होगा। हाँ बिल्कुल, अमेरिकन ड्रीम तो जैसे इस नॉवेल के सेंटर में है। गैट्सबी का फर्श से अर्श तक पहुंचना, इतनी दौलत कमाना, ये उस सपने का एक चेहरा दिखाता है। लेकिन रिव्यू ये भी कहता है कि ये इतनी सीधी सक्सेस स्टोरी नहीं है। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैट्सबी का जो अमेरिकन ड्रीम है ना, वो शुरू से ही थोड़ा खोखला सा है। खोखला कैसे? क्योंकि वो सिर्फ पैसों पर और उससे भी ज्यादा एक वहम पर, एक इल्यूजन पर टिका है। उसे लगता है कि पैसे से वो अपना बीता हुआ कल खरीद सकता है, डेजी को वापस पा सकता है। अच्छा। रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि गैट्सबी की ट्रेजेडी सिर्फ फेल होना नहीं है, बल्कि ये है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ही एक ऐसे सपने पर लगा दी जो शायद कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। वो पैसे से अतीत खरीदना चाहता था। तो ये अमेरिकन ड्रीम की एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं दुखद तस्वीर पेश करती है किताब। समझ गया। मतलब ये सपना उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। और फिर रिव्यू वेल्थ और क्लास, मतलब नया पैसा बनाम पुराना पैसा वाला फर्क भी बताता है ना? हाँ बिल्कुल। गैट्सबी का नया पैसा जो उसने खुद कमाया, और बुकैनन जैसे लोगों का पुराना पैसा जो उन्हें विरासत में मिला। तो इसमें क्या खास बात है? पैसे तो पैसे हैं। बेशुमार दौलत भी पार नहीं कर पाती। बुकानन और उनके जैसे लोग गैट्सबी को कभी अपने बराबर का समझते ही नहीं। चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टियां दे दे, वो हमेशा बाहर वाला ही रहता है। फिट्जजेराल्ड ने ये बहुत बारीकी से दिखाया है कि उस सोसाइटी में असली पावर और एक्सेप्टेंस सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपके जंग और खानदान से आती थी। ये उस टाइम की सोशल मोबिलिटी पर एक कड़वी सच्चाई है। यानी पैसा होने पर भी गैट्सबी उस इलीट सर्कल में कभी फिट नहीं हो पाता। और इसी से जुड़ा शायद अगला मुद्दा है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, भ्रम और सच्चाई। हाँ बिल्कुल, गैट्सबी तो खुद ही एक बनाया हुआ किरदार लगता है। उसने अपनी पूरी पहचान गढ़ी है, अपना पास छुपाया है, झूठी कहानियां बनाई हैं। उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसकी पार्टियां, सब एक बहुत ध्यान से बनाए गए भ्रम का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ा भ्रम तो डेजी को लेकर है। डेजी को लेकर? हाँ, रिव्यू कहता है कि गैट्सबी ने डेजी को अपनी कल्पना में इतना परफेक्ट बना लिया है कि वो अब एक असल इंसान लगती ही नहीं। वो उसके सपने का एक सिंबल बन गई है। और फिर जब असलियत सामने आती है तो असलियत बहुत बेरहन साबित होती है। रिव्यू के मुताबिक डेजी उस आइडियल इमेज के आसपास भी नहीं है। वो कमजोर है, डिसीजन नहीं ले पाती, और आखिर में अपनी सेफ्टी और कंफर्ट चुनती है। गैट्सबी की दौलत उसे ना तो डेजी का सच्चा प्यार दिला पाती है, ना ही उस समाज की मंजूरी जिसकी उसे चाहत थी। रिव्यू यहाँ इस बात पर फोकस करता है कि हमारी जो गहरी इच्छाएं होती हैं, हमारा जो जुनून होता है, वो कैसे हमें सच देखने से अंधा कर सकता है। मतलब डेजी के लिए गैट्सबी का प्यार कम और ऑब्सेशन ज्यादा था। हाँ, कुछ ऐसा ही। रिव्यू इसी तरफ इशारा करता है। ये प्यार से ज्यादा एक तरह की जिद लगती है। ये तो सोचने वाली बात है। कैसे हमारी इच्छाएं हमें अंधा कर देती हैं।
अच्छा, रिव्यू उस दौर के मॉरल डिके मतलब नैतिक पतन पर भी बात करता है। जैज़ की चमक के पीछे का अंधेरा। बिल्कुल, वो चमक सिर्फ ऊपर ऊपर थी। रिव्यू टॉम और डेजी जैसे कैरेक्टर्स को उस जमाने के नैतिक खोखलेपन और सेल्फिशनेस का प्रतीक मानता है। कैसे? वो लोग बहुत लापरवाह हैं, अपने मजे के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं और कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं भुगतते, जैसे टॉम का अफेयर या डेजी का आखिर में गैट्सबी को अकेला छोड़ देना। ये सब उस अमीर क्लास की असंवेदनशीलता दिखाता है। रिव्यू इसे सिर्फ उन किरदारों की कमी नहीं, बल्कि पूरे समाज की एक बीमारी की तरह देखता है, जहां पैसा नैतिकता पर भारी था। और फिट्जगेराल्ड ने ये सब लिखा कैसे है? रिव्यू में राइटिंग स्टाइल की बात हुई होगी? हाँ, बहुत तारीफ है स्टाइल की। उसे काव्यात्मक मतलब पोएटिक और गीतात्मक मतलब लिरिकल बताया गया है। उनके सेंटेंस में एक रिदम है, खूबसूरती और उदासी का अजीब सा मेल है। अच्छा। रिव्यू कहता है फिट्जगेराल्ड सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो शब्दों से पेंटिंग बनाते हैं, ऐसी भाषा यूज करते हैं जिससे एकदम साफ विविड इमेज बनती है दिमाग में। और सबसे जरूरी, वो सिंबल्स का, प्रतीकों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सिंबल्स वो तो बहुत फेमस हैं। जैसे वो हरी बत्ती, ग्रीन लाइट। हाँ, वो ग्रीन लाइट जो डेजी के घर के पास जलती रहती है। रिव्यू के हिसाब से वो गैट्सबी के लिए सिर्फ एक लाइट नहीं है, वो उसके सपने का, डेजी को पाने की उसकी कभी न खत्म होने वाली उम्मीद का सिंबल है। ओके। वो भविष्य का प्रतीक है जो हमेशा पास लगता है पर हाथ कभी नहीं आता। एक ऐसी इच्छा जो उसे खींचती रहती है पर मिलती नहीं। और वो वैली ऑफ एशेज, राख की घाटी। हाँ, वैली ऑफ एशेज, वो ईस्ट टेक की अमीरी और न्यूयॉर्क की चकाचौंध के बीच का एक उदास इंडस्ट्रियल एरिया है। उसका क्या मतलब है? रिव्यू उसे उस चमक दमक वाली दुनिया के नीचे दबे हुए नैतिक और सामाजिक कचरे का प्रतीक मानता है। वो गरीब, भूले बिसरे लोगों का प्रतीक है जिनके ऊपर अमीरों की दुनिया बनी है। और उस घाटी के ऊपर वो डॉक्टर टीजे एक्लेबर्ग की आंखों वाला बिलबोर्ड। रिव्यू से एक तरह से भगवान की निगरानी या जस्टिस की आंखों की तरह देखता है, जो सब देख रही हैं। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि वो आंखें सिर्फ एक पुराने फीके पड़ चुके एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है। शायद फिट्जगेराल्ड ये कह रहे थे कि उस मटेरियलिस्टिक समाज में कोई सच्ची मॉरल अथॉरिटी या भगवान का डर बचा ही नहीं था। ये तो काफी गहरी बात है। अच्छा, किरदारों के बारे में रिव्यू क्या कहता है? गैट्सबी खुद कैसा है? रिव्यू गैट्सबी को एक कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक हीरो मानता है, एक रोमांटिक ड्रीमर जिसने खुद को जीरो से बनाया। उसकी उम्मीद, उसका विश्वास, वो सब तारीफ के काबिल है, लेकिन उसका सपना ही उसे ले डूबता है। और निक कैरेवे जो कहानी सुना रहा है, निक को रिव्यू एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह देखता है जो खुद मॉरल कंफ्यूजन से गुजर रहा है। वो गैट्सबी के सपने से इम्प्रेस भी होता है और बुकैनन जैसे लोगों की लापरवाही से नफरत भी करता है। वो एक तरह से पढ़ने वाले की आंखें और जमीर बन जाता है। और डेजी और टॉम? डेजी को रिव्यू सुंदरता और चार्म का सिंबल बताता है, पर साथ ही बहुत शैलो और कमजोर भी। वो प्यार और सिक्योरिटी के बीच फंसी है और आखिर में पैसे और कंफर्ट को चुन लेती है। वो दिखाती है कि दौलत इंसान को कैसे अंदर से खोखला कर सकती है। और टॉम बुकैनन तो एरोगेंस, रेसिज्म, बेवफाई, मतलब ओल्ड मनी वाले क्लास के बुरे प्रिविलेज और नैतिक पतन का साक्षात उदाहरण है रिव्यू के हिसाब से। एक और कैरेक्टर है जॉर्डन बेकर, गोल्फर। हाँ, जॉर्डन भी जरूरी है। रिव्यू उसे नई मॉडर्न आजाद औरत के रूप में देखता है। थोड़ी सिनिकल है, इमोशनली दूर रहती है और थोड़ी बेईमान भी। वो उस बदलते समाज का एक और चेहरा दिखाती है, जहां पुराने नियम टूट रहे थे पर शायद नई नैतिकता अभी बनी नहीं थी। रिव्यू का मानना है कि हर मेन कैरेक्टर उस दौर के समाज के किसी न किसी पहलू को दिखाता है, जिससे कहानी और गहरी हो जाती है। ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि रिव्यू इसकी लेगेसी मतलब विरासत पर क्या कहता है। क्या ये हमेशा से इतनी फेमस किताब थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिव्यू बताता है कि फिट्जगेराल्ड के लाइफ टाइम में इसे उतनी सक्सेस या तारीफ नहीं मिली थी। उनकी डेथ के बाद, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसकी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ी। अच्छा। हाँ, तब जाकर इसे एक ग्रेट अमेरिकन नॉवल का दर्जा मिला। आज तो ये दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। रिव्यू के मुताबिक इसकी पॉपुलैरिटी की वजह इसकी स्टाइल, सिंबॉलिज्म और अमेरिकन ड्रीम, क्लास और 1920s के समाज पर इसकी तीखी नज़र है। और फिल्मों का भी जिक्र है शायद? हाँ, कई बनी है। रिव्यू 2 का नाम खास तौर पर लेता है, 1974 वाली रॉबर्ट रेडफोर्ड के साथ और 2013 की बाज ल्यूरमैन वाली जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो थे।
दोनों ने गैट्सबी की दुनिया की वो ग्रैंडनेस, वो चमक दमक पर्दे पर लाने की कोशिश की। पर रिव्यू ये भी मानता है कि नॉवेल की जो गहराई है, जो बारीकियां हैं, उसे फिल्म में पूरी तरह उतारना हमेशा मुश्किल रहा है। जाहिर है हर चीज की कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमजोरियां भी। रिव्यू इस बारे में क्या कहता है? खूबियों में तो वही सब है जिसकी हमने बात की। फिट्जगेरल्ड की कमाल की राइटिंग, पावरफुल सिंबॉलिज्म, अमेरिकन ड्रीम और दौलत की यादगार आलोचना, और कहानी का वो उदास सा, हॉन्टिंग सा माहौल बनाने की काबिलियत, ये सब तो बेमिसाल है। और कमजोरियां, कुछ वीक पॉइंट्स? रिव्यू कुछ पॉसिबल वीकनेस भी बताता है, जैसे कुछ रीडर्स को शायद इसके कैरेक्टर्स, खासकर अमीर क्लास वाले, अनबिलीवेबल या एकदम नापसंद लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने सेल्फिश और लापरवाह दिखाए गए हैं कि उनसे कनेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, कहानी का प्लॉट, मतलब जो कहानी का ढांचा है, वो काफी सिंपल है। ये कोई एक्शन पैक्ड कहानी नहीं है। अच्छा, ये मूड, थीम और किरदारों की साइकोलॉजी पर ज्यादा टिकी है। तो मतलब आज के जमाने में कुछ लोगों को ये थोड़ी स्लो लग सकती है। हाँ, ये हो सकता है। रिव्यू भी ये मानता है कि इसकी धीमी रफ्तार और सोचने पर मजबूर करने वाली नेचर शायद उन रीडर्स को अपील ना करे जिन्हें तेज कहानी पसंद है। ये एक ऐसी किताब है जो थोड़ा ध्यान मांगती है, इसे धीरे धीरे पढ़ने और सोचने की जरूरत है। समझ गया। तो फिर ओवरऑल इस रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है, पढ़ने लायक है? रिव्यू का नतीजा बिल्कुल साफ है। द ग्रेट गैट्सबी एक सच्चा लिटरेरी क्लासिक है, टाइमलेस। इसमें शानदार राइटिंग है, गहरे थीम्स हैं और ऐसे सवाल है जो आज भी मायने रखते हैं। रिव्यू मानता है कि ये अमेरिकन ड्रीम के चार्म और उसके खतरनाक खोखलेपन दोनों को बहुत खूबी से दिखाता है। ये सिर्फ 1920 की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा, भ्रम और समाज के ताने बाने पर एक यूनिवर्सल कमेंट्री है। और रेटिंग? रिव्यू इसे 10 में से 9 स्टार देता है और कहता है कि लिटरेचर, हिस्ट्री और ऐसी कहानियों को पसंद करने वालों के लिए ये मस्ट रीड है, जो खूबसूरती और ट्रेजेडी को साथ लाती हैं। ये अमेरिकन लिटरेचर का एक लैंडमार्क है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटे तो रिव्यू से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो हैं फिट्जगेराल्ड की अमेरिकन ड्रीम की सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि एक तीखी मल्टी लेयर्ड आलोचना। हाँ, उनकी सिंबॉलिक पोएटिक भाषा का जादू और दौलत, क्लास, इल्यूजन, मोरालिटी पर उठाए गए वो सवाल जो 100 साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। ये नॉवल हमें दिखाता है कि सपने हमें कैसे इंस्पायर कर सकते हैं और कैसे वो हमें तबाह भी कर सकते हैं, खासकर जब वो गलत चीजों पर टिके हों। और अंत में, जैसा रिव्यू पढ़कर भी लगता है, एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। क्या? फिट्जगेराल्ड ने 1920 के दशक के पैसे, भ्रम और सपनों पर सवाल उठाए थे। आज जब हम सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी और शायद पहले से भी ज्यादा मटीरियलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं, गैट्सबी की कहानी कितनी रेलेवेंट लगती है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या आज के दौर में गैट्सबी का सपना, उसकी तलाश और उसका अंत कुछ अलग तरह से समझा जा सकता है, या शायद और भी ज्यादा गहराई से महसूस किया जा सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।